हेलो स्टूडेंट्स। तो लास्ट वीडियो लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट। आज के वीडियो लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे कि ये जो चारों हमारे पास टर्म्स हैं, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये किस तरह से वेरी करती हैं जब कॉन्सेंट्रेशन चेंज की जाए, या फिर आप कह सकते हैं कि जो सल्यूशन है, जो पूरा हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक है, इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन है, इलेक्ट्रोलाइट है, उसे डाइल्यूट किया जाए। तो ज़्यादा सुनने में टर्म यही आएगी डाइल्यूशन, कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं इलेक्ट्रोलिटिक सल्यूशन की, उस टाइम पे जो हमारे पास ये चार टर्म्स हैं, दैट इज कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी, मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये किस तरह से चेंज होंगी। मतलब अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने पे ये जो यहाँ पे हमारे पास चार टर्म्स हैं, चार ये प्रॉपर्टीज़ हैं, कंडक्टेंस, कंडक्टिविटी एंड मोलर कंडक्टेंस एंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस, ये कम होंगी या फिर ज़्यादा होंगी, दैट इज़ ये घटेंगी या फिर बढ़ेंगी, राइट। तो देखिए, सबसे पहले इनके सिंबल्स हम याद करते हैं। कंडक्टेंस is denoted with G, conductivity with kappa, molar conductance lambda m and equivalent conductance with lambda EQ, right? अब देखिए, ये जो आज का वीडियो लेक्चर है, ये तभी आपको अच्छे से समझ आ सकता है जब आपको पता हो कि ये टर्म्स क्या हैं एक्चुअली। तो प्रीवियस वीडियो लेक्चर में हम इन सभी टर्म्स को डिटेल में डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपने वो टर्म्स अभी तक नहीं समझी हैं तो पहले उन टर्म्स को समझिए, राइट। इनका जो कार्ड है आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। फर्दरमोर इस वीडियो की एंड स्क्रीन में आपको लास्ट वीडियो लेक्चर का वहाँ पे लिंक भी मिल जाएगा। बट इन्हें समझने से पहले इन टर्म्स की समझ होना बहुत ज़रूरी है, जो कि हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, राइट। तो चलिए आज के टॉपिक पे आते हैं। सो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन के साथ किस तरह से ये जो हमारे पास टर्म्स हैं ये चेंज होंगी, राइट। अब देखिए, डाइल्यूशन और कंसंट्रेशन लिखा हुआ है। एक चीज़ याद रखें, दैट जो कंसंट्रेशन है, concentration is inversely related to dilution, means अगर हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने का मतलब है कॉन्सेंट्रेशन को डिक्रीज करना, कॉन्सेंट्रेशन को कम करना, मतलब डाइल्यूशन, राइट। ये चीज़ याद रखें। अभी अब सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे कंडक्टेंस, कि कंडक्टेंस पे क्या इम्पैक्ट आएगा अगर हम डाइल्यूशन करते हैं उस टाइम पे, राइट। अब देखिए, यहाँ पे आज हम जब भी बात करेंगे इन प्रॉपर्टीज़ की, वो इस बेसिस पे करेंगे कि हमारे पास इलेक्ट्रोलाइट स्ट्रॉन्ग है या फिर वीक है। तो यहाँ पे कंडक्टेंस भी हम देखेंगे दैट इलेक्ट्रोलाइट हमारे पास स्ट्रॉन्ग भी हो सकता है और जो इलेक्ट्रोलाइट है वो वीक भी हो सकता है। जैसे स्ट्रॉन्ग एसिड्स हैं वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाते हैं, वीक एसिड्स हैं वो वीक इलेक्ट्रोलाइट बनाएंगे। इसी तरह से स्ट्रॉन्ग बेस हो गया, वीक बेस हो गया, ये इस तरह से इलेक्ट्रोलाइट्स बनाते हैं। मतलब डिपेंड करता है कि आयंस में कितना डिसोशिएट हो रहे हैं। अगर कोई हमारे पास देखिए जो स्ट्रॉन्ग एसिड्स है, स्ट्रॉन्ग एसिड्स का क्या रहता है, वो कम्प्लीटली डिसोशिएट हो जाते हैं, कम्प्लीटली डिसोशिएट होते हैं। इस कारण से उनमें आयंस ज़्यादा रहते हैं और उन्हें हम क्या कह देते हैं, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट, वीक इलेक्ट्रोलाइट लाइक वीक एसिड्स और वीक बेसिस। अब क्या रहता है वीक एसिड्स या वीक बेसिस के केस में, उनमें जो आयनाइजेशन है, जो डिसोसिएशन है, वो इतनी ज़्यादा नहीं रहती। इस कारण से नंबर ऑफ आयंस कम है। नंबर ऑफ आयंस जहाँ पे कम हो, जिनकी डिग्री ऑफ जो डिसोसिएशन है वो कम हो, उन्हें हम क्या कह देते हैं, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो हमेशा याद रखें, जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ज़्यादा रहती है, जबकि जो वीक इलेक्ट्रोलाइट्स हैं उनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन जो है वो कम होती है, वो कम्प्लीटली आयनाइज नहीं हो पाते, जबकि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कम्प्लीटली आयनाइज होती हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, वी आर टॉकिंग अबाउट इलेक्ट्रोलाइट, स्ट्रॉन्ग भी हो सकते हैं, वीक भी हो सकते हैं। तो यहाँ पे केस है हमारे पास कि जब
हम डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, डाइल्यूशन करेंगे इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन की। डाइल्यूशन बढ़ाना मतलब कॉन्सेंट्रेशन को कम करना। और क्या है, डाइल्यूशन बढ़ाने का मतलब रहता है कि जो हम वॉल्यूम है, वॉल्यूम भी इंक्रीज कर रहे हैं। अब क्या मीनिंग रहेगा इसका कि देखिए, अगर ये बीकर्स हैं हमारे पास, पहले इस बीकर में जो सोल्यूशन है उसका लेवल बस इतना है, तो जो भी इलेक्ट्रोलाइट्स हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स सिर्फ इतने ही वॉल्यूम में स्प्रेड है, इतने ही वॉल्यूम में रहेंगे, राइट। वो इतनी ही यहाँ पे इतने एरिया में ही उनकी जो है मोबिलिटी रहेगी। अब डाइल्यूशन करना मतलब कि पहले लेवल इतना है, अब इसमें और पानी डाल दिया, और पानी डालने पे क्या होगा, ये जो लेवल है वो यहाँ तक पहुँच गया। अब जो आयंस हैं वो इतने एरिया में, इतने वॉल्यूम में मूव कर सकते हैं इधर उधर। देखिए, पहले इनके पास सिर्फ इतनी सी स्पेस थी इधर उधर घूमने के लिए, अब इनके पास घूमने के लिए इतनी सारी स्पेस है। तो पहले वॉल्यूम इतना था, अब वॉल्यूम इतना है। डाइल्यूशन करने का मतलब होता है कंसंट्रेशन को कम करना और वॉल्यूम को इंक्रीज करना। तो हमेशा याद रखें कि कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस डाइल्यूशन बढ़ाने पे, अगर हम डाइल्यूशन को बढ़ा रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने पे जो कंडक्टेंस है वो चाहे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी भी बढ़ेगी, और चाहे वीक इलेक्ट्रोलाइट हो उसकी जो कंडक्टेंस है वो भी इंक्रीज होगी। तो हमेशा याद रखें, हम डाइल्यूशन करेंगे, राइट। डाइल्यूशन करने से स्ट्रॉन्ग एंड वीक इलेक्ट्रोलाइट दोनों की जो कंडक्टेंस है, दोनों की कंडक्टेंस इंक्रीज होगी, दोनों की कंडक्टेंस बढ़ेगी यहाँ पे, राइट। अब रीजन क्या है, व्हाट इज द रीजन कि जब हम डाइल्यूशन करते हैं ये कंडक्टेंस बढ़ जाती है। देखिए, रीजन दोनों के अपने अपने हैं, रीजन सेम नहीं है बट कंसीक्वेंस सेम है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट की कंडक्टेंस भी बढ़ेगी और वीक की भी बढ़ेगी। अब रीजन देखिए क्या है। अब ये जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हम पहले ही कह चुके हैं कि जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स हैं ये कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं, कंप्लीटली डिसोशिएट करते हैं। मतलब जो इनका डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, जो अल्फा है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन पहले से ही 100% रहता है, 99.9 हो गया 100, मतलब ये पूरा रहता है, ये कंप्लीटली डिसोशिएट कर जाते हैं, राइट। अब देखिए, ये डिसोशिएट तो कर जाते हैं तो इसका तो कुछ नहीं है, लेकिन अब देखिए अगर हम बात करें KCl की, KCl अगर डिसोशिएट करेगा तो क्या बनाएगा, K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। अगर हमारे पास 1 मोल KCl है तो ऑलरेडी इतना स्ट्रॉन्ग है, ये इतना डिसोशिएट करेगा कि सीधा ही डिसोशिएट करके हमें 1 मोल K पॉजिटिव देगा और 1 मोल Cl नेगेटिव का भी देगा। K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव 1-1 मोल मिल जाएंगे। अब देखिए, आयंस तो बन गए, लेकिन कंडक्टेंस कब इंक्रीज होगी, जब इन आयंस में मोबिलिटी ज्यादा होगी, जब ये इधर उधर इजीली मूव कर पाएंगे, इनका फ्लो अच्छा रहेगा। अब देखिए क्या है कि KCl के आयंस ही हैं। अगर मान लीजिए सोल्यूशन बहुत ज्यादा कंसंट्रेटेड है, मतलब उसके पास इतना ही वॉल्यूम है, तो K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के जो आयंस हैं एक दूसरे के नजदीक है और इनमें इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है। K पॉजिटिव और Cl नेगेटिव में क्या रहेंगी, इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है तो इतनी आसानी से ये मूव नहीं कर पाएंगे, राइट। अगर मोबिलिटी नहीं होगी इतनी अच्छे से तो मतलब कि उनकी कंडक्टेंस में कहीं ना कहीं तो फर्क आएगा ही। यस, ये कंडक्टिंग है, लेकिन डाइल्यूशन करने पे और भी कंडक्टिंग हो जाते हैं। क्या रहता है कि जब, अब देखिए, एक तो इसकी डाइल्यूशन करने पे एक तो वॉल्यूम बढ़ गया, मतलब K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव आयंस को ज्यादा स्पेस मिल गई इधर उधर मूव करने के लिए, फर्दर मोर ज्यादा स्पेस है, तो इनमें ये जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है ये भी कम हो जाती है। तो हम क्या कहते हैं कि जब हम डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन को बढ़ाएंगे, तो जो फोर्सेस
ऑफ अट्रैक्शन है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन किनमें, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के जो आयंस हैं उनमें जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगी। डाइल्यूशन बढ़ाने पे जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है वो कम हो जाएंगी। अगर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होती है तो आयंस की जो मोबिलिटी है वो इंक्रीज हो जाएगी। अब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम होने का कारण देखिए ये भी होता है। अब देखिए डाइल्यूशन हम क्या कर रहे हैं, डाइल्यूशन वाटर ऐड करके कर रहे हैं। अब हमें पता है कि जो वाटर है उसका डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट जो है वो मैक्सिमम है। वाटर हैज मैक्सिमम डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट, मतलब वाटर यहाँ पर रिस्पॉन्सिबल रहता है इनकी फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन को वीक करने में। जब फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन वीक हो गई हैं, वीक फोर्सेज ऑफ अट्रैक्शन है, के पॉजिटिव अलग जाएगा, Cl नेगेटिव अलग जाएगा, और क्या रहेगा कि ये इधर उधर आसानी से मूव कर सकते हैं। मोबिलिटी इनमें बढ़ जाती है डाइल्यूशन करने से। अगर मोबिलिटी बढ़ गई तो डेफिनेटली जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होगी। तो यहाँ इन केस ऑफ कंडक्टेंस जब हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से कंडक्टेंस बढ़ने का रीज़न ये है कि एक तो वॉल्यूम बढ़ गया, दूसरा वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट ज़्यादा है। इस वजह से जो आयंस हैं, आयंस में जो फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, इंटर आयोनिक फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, वो वीक हो जाती हैं। वीकर फोर्सेस मतलब ग्रेटर मोबिलिटी, ज़्यादा मोबिलिटी मतलब ज़्यादा कंडक्टेंस। अब अगर हम बात करें वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स जैसे वीक एसिड्स हैं, वीक बेसिस हैं, राइट। अब देखिए यहाँ पे अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, क्या बनाएगा ये, CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव। बट केस क्या है कि अगर मान लीजिए हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं, जस्ट गिविंग यू एन एग्जाम्पल टू अंडरस्टैंड, कि अगर हमारे पास 100 मॉलिक्यूल्स हैं एसिटिक एसिड की, उसमें से 80 to 85 कहेंगे हमने नहीं डिसोशिएट होना, 80 to 85 जो है वो डिसोशिएट नहीं होते, 15 से 20 जो है वो डिसोशिएट हो जाती हैं, क्योंकि ये इनका जो डिसोसिएशन है कम है। डिसोसिएशन कम होती है, इस कारण से इनमें आयंस कम है और इनकी जो कंडक्टेंस है नॉर्मल वे में वो कम रहती है। जो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इनकी रहती है फ्रॉम 4 से, मतलब कुछ ज़्यादा नहीं है, 4 से आप कह लीजिए बड़ी हद 8% तक, 4 to 8% तक इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन रहती है, 5 रहती है, 6 रहती है, मतलब डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कुछ ज़्यादा नहीं है। तो हम यही मान के चलते हैं कि इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अगर 5% है तो देखिए कितनी कम है। अगर इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन 5% है तो कितनी कम है कि हमारे पास जितना भी यहाँ पे सब्सटेंस है, जितना भी हमारे पास वीक यहाँ पे इलेक्ट्रोलाइट है, या फिर कह लीजिए जितना भी हमारे पास एसिड है, जैसे कि एसिटिक एसिड हो गया या और कोई वीक एसिड या वीक बेस है, तो सिर्फ 5% है उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, कितनी कम है, राइट। अब क्या रहता है जब डाइल्यूशन की जाती है, डाइल्यूशन करने पे ये ज़्यादा से ज़्यादा आयंस बनाने लगते हैं। जब डाइल्यूशन होती है तो जो नंबर ऑफ आयंस हैं, नंबर ऑफ आयंस डाइल्यूशन की वजह से बढ़ने लगते हैं, जैसे जैसे पानी ऐड करते जा रहे हैं, राइट। फर्दर एंड फर्दर जो आयंस हैं उनके नंबर ऑफ आयंस जो है वो बढ़ते जा रहे हैं। क्योंकि नंबर ऑफ आयंस बढ़ते जा रहे हैं इसलिए हम कहते हैं कि जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस भी इंक्रीज होती है। मीन्स ये है कि पहले इसमें नंबर ऑफ आयंस इतने नहीं है, ये अपने आप से इतना डिसोशिएट नहीं कर रहा, लेकिन जब वाटर ऐड किया जाता है, जब यहाँ पे इसकी डाइल्यूशन की जाती है, वॉल्यूम बढ़ जाता है, उस टाइम पे ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होने शुरू होते हैं। क्योंकि ज़्यादा आयंस बन रहे हैं इसलिए जो कंडक्टेंस है वो भी ज़्यादा होगी। अब एक चीज़ और याद रखिए, देखिए ये तो है कि स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंडक्टेंस बढ़ रही है, वीक इलेक्ट्रोलाइट्स में भी कंडक्टेंस बढ़ रही है, लेकिन जो एक्सटेंट है कंडक्टेंस बढ़ने का कि कितनी कंडक्टेंस बढ़ रही है, जो एक्सटेंट है वो इसमें वीक इलेक्ट्रोलाइट में ज़्यादा है, क्योंकि पहले आयंस कम है फिर अचानक से आयंस बढ़ने लगते हैं, तो इसलिए कंडक्टेंस एकदम से बढ़ती है। तो यहाँ पे जो कंडक्टेंस है, कंडक्टेंस इंक्रीजेस एब्रप्टली,
कि एब्रप्ट इंक्रीज आता है, सडन इंक्रीज आता है इसमें, इसकी कंडक्टेंस में, क्योंकि पहले जो नंबर ऑफ आयन्स है ना मात्र हैं, लेकिन जब उसमें ऐड किया जाता है वाटर उस टाइम पे नंबर ऑफ आयन्स जब बढ़ने लगता है तो एब्रप्ट इंक्रीज आ जाता है कंडक्टेंस में। अगर हम बात करें स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स की, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स पहले से ही मतलब अपनी अब 100% डिसोसिएशन दे रहे हैं। यहाँ पे सिर्फ एक प्रॉब्लम है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन। फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन की वजह से कहीं कुछ लैकिंग रह जाती है कंडक्टेंस में, कि कहीं कुछ कंडक्टेंस कहीं से थोड़ी कम हो, राइट। अब वो डाइल्यूशन करने पे जब फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन है, जब उन्हें ब्रेक किया जाता है, फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन कम हो जाती हैं तो उनमें और ज़्यादा मोबिलिटी आ जाती है और कंडक्टेंस बढ़ती है। ये ऑलरेडी कंडक्टिंग है, डाइल्यूशन करने पे कंडक्टेंस बढ़ेगी लेकिन इतनी नहीं बढ़ेगी जितना कि बढ़ेगी इन द केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट। सो वी कैन से कंडक्टेंस इंक्रीजेस बट टू अ स्मॉलर एक्सटेंट। डेफिनेटली कंडक्टेंस बढ़ती है लेकिन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में इसका एक्सटेंट इतना ज़्यादा नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा मतलब कि उसमें ऑलरेडी बहुत ज़्यादा आयन्स है, ऑलरेडी उसका जो अल्फ़ा है, अल्फ़ा की वैल्यू हमेशा नियर ही रहती है 100% के, तो यहाँ इतना इंक्रीज देखने को नहीं मिलेगा। जबकि वीक इलेक्ट्रोलाइट के केसेस में आपको यहाँ पे इंक्रीज दिखेगा और दिखेगा भी अब्रप्ट इंक्रीज, राइट। तो अभी सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट करें, देन इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट्स को डिस्कस करते हैं। नेक्स्ट अभी हम डिस्कस करते हैं कंडक्टिविटी। कंडक्टिविटी और यू कैन से स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। तो देखिए सबसे पहले इसकी डेफिनेशन अगर हम रिकॉल करें, व्हाट इज कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस। कंडक्टिविटी और स्पेसिफिक कंडक्टेंस is the conductance of all the ions present in 1 ml of solution। 1 ml सॉल्यूशन में जितने भी आयन्स प्रेजेंट हैं उन सबकी कंडक्टेंस को हम क्या कहते हैं, स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी। मीन्स यहाँ पे जो वॉल्यूम है वो स्पेसिफाइड है, वी आर टॉकिंग अबाउट 1 ml ऑफ द सोल्यूशन। तो क्या रहता है, जब भी हम डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करने से क्या रहेगा कि जो यहाँ पे हमारे पास कंडक्टिविटी है, आप कहेंगे कि कंडक्टेंस इंक्रीज हो रही है तो कंडक्टिविटी भी इंक्रीज ही हो रही होगी, बट नो, यहाँ पे डाइल्यूशन इंक्रीज करने से जो कंडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो जाती है। फिर चाहे हमारे पास स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हो या फिर हो हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट। वीक इलेक्ट्रोलाइट है, स्ट्रॉन्ग है, लेकिन कंडक्टिविटी डिक्रीज ही होगी अगर हम डाइल्यूशन को इंक्रीज करते हैं। नाउ व्हाट इज द थिंग हियर, देखिए डाइल्यूशन इंक्रीज करना मीन्स वॉल्यूम इंक्रीज करना, वॉल्यूम बढ़ाना है ना। तो देखिए अभी क्या रहेगा कि ये हमारे पास यहाँ पे मान लीजिए कि इतना यहाँ हमारे पास इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, राइट। इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन है, कितना हम कह रहे हैं 1 ml। अब इस 1 ml इलेक्ट्रोलिटिक सोल्यूशन में जितने भी आयन्स हैं, राइट, जितने भी आयन्स हैं, इन आयन्स की वजह से जो कंडक्टेंस रहेगी उसे हम क्या कहेंगे, कंडक्टिविटी। अब देखिए हमने वॉल्यूम बढ़ा दिया, पहले अभी इतना वॉल्यूम है, दिस इज द 1 ml, राइट। 6 आयन्स के कारण जो भी कंडक्टेंस है उसे हम कहेंगे स्पेसिफिक कंडक्टेंस और द कंडक्टिविटी। अब हमने इसमें वाटर ऐड करके इसकी डाइल्यूशन कर दी, डाइल्यूशन कर दी मतलब वॉल्यूम मान लो बढ़ा दिया, यहाँ तक कर दिया वॉल्यूम जो है हमने इंक्रीज कर दिया। अब वॉल्यूम इंक्रीज कर दिया जब हमने, तो ये जो यहाँ पे 6 आयन्स हैं, पहले 6 आयन्स के पास सिर्फ इतनी जगह थी, इतनी स्पेस थी। अब क्या रहेगा कि ये जो यहाँ पे 6 आयन्स हैं अब ये पूरे वॉल्यूम में इधर उधर घूमेंगे, राइट। अब
ये ऑयंस कोई यहाँ चला जाएगा, कोई यहाँ चला जाएगा, कोई इधर चला गया, मतलब ये पूरे स्पेस में अब इधर उधर चले जाएंगे। लेकिन जो हमारे पास 1 ml स्पेस है, 1 ml स्पेस में तो जो हमारे पास नंबर ऑफ पार्टिकल्स हैं वो तो कम हो जाएंगे। पहले देखिए जितने भी ऑयंस हैं, वट एवर इज द नंबर ऑफ ऑयन, कुछ भी नंबर है ऑयंस का, वो पहले 1 ml स्पेस में है, राइट, वो इतनी स्पेस में है। जब डाइल्यूशन बढ़ा दी हमने, वॉल्यूम को इंक्रीज कर दिया, तो जो ऑयंस हैं, ऑयंस के इधर उधर मूव करने के लिए स्पेस भी बढ़ गई। तो अब 1 ml जो हमारे पास वॉल्यूम है उसमें नंबर ऑफ ऑयंस जो हैं वो डिक्रीज हो जाएंगे। पहले इनके पास सिर्फ इतनी स्पेस थी जिसमें ये प्रेजेंट थे। जैसे जैसे हम डाइल्यूशन करते गए, इनकी वॉल्यूम बढ़ाते गए, मोबिलिटी आ गई। मोबिलिटी आने की वजह से जो आयंस हैं इधर उधर मूव करने लगे, लेकिन जो उसका स्पेसिफाइड एरिया था जो 1 ml है, 1 ml में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए। अगर 1 ml में नंबर ऑफ पार्टिकल्स कम हो गए तो इसका मतलब क्या है कि जो कंडक्टिविटी है दैट इज कप्पा, वो भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। अनडाउटेडली कंडक्टेंस बढ़ रही है। ओवरऑल सोल्यूशन की अगर हम कंडक्टेंस की बात करें, कंडक्टेंस बढ़ रही है अभी भी। क्यों? क्योंकि जो ऑयंस हैं उनमें मोबिलिटी आ गई, दे हैव ग्रेटर मोबिलिटी, और वो इधर उधर मूव कर रहे हैं। क्योंकि ऑयंस मूव कर रहे हैं इसलिए कंडक्टेंस बढ़ी डेफिनेटली। लेकिन जो कंडक्टिविटी है, जो स्पेसिफिक कंडक्टेंस है, वो डिक्रीज हो गई। क्योंकि यहाँ पे हम बात कर रहे हैं कि 1 ml सोल्यूशन में जितने भी आयंस हैं उनकी कंडक्टेंस कितनी है। जब 1 ml सोल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स, नंबर ऑफ ऑयंस, पार्टिकल्स और यू कैन से ऑयंस, जब नंबर ऑफ ऑयंस ही कम हो गए 1 ml सोल्यूशन में, तो डेफिनेट है कि यहाँ पे जो उनकी कंडक्टिविटी है या कह लीजिए स्पेसिफिक कंडक्टेंस है वो तो डिक्रीज होगी ही। अब चाहे वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है चाहे फिर वो वीक इलेक्ट्रोलाइट है। तो ये पॉइंट यहाँ याद रखें कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन के साथ बढ़ती है, कंडक्टेंस जो है वो डाइल्यूशन के साथ इंक्रीज होगी, लेकिन जो कंडक्टिविटी है इट डिक्रीजेज विद डाइल्यूशन, राइट। तो ये पॉइंट है। अभी इस पॉइंट को भी वीडियो पॉज करके यहाँ पे नोट करें सबसे पहले। यस, डन। अभी नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं मोलर कंडक्टेंस एंड द इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। अब देखिए, मोलर कंडक्टेंस लैम्डा m, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस लैम्डा eq। अब देखिए, मोलर कंडक्टेंस का क्या मतलब है कि कंडक्टेंस ड्यू टू ऑल द आयंस प्रेजेंट इन दैट वॉल्यूम दैट कंटेन्स 1 मोल ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट के कारण जो कंडक्टेंस है मोलर कंडक्टेंस, 1 ग्राम इक्विवेलेंट के कारण जो कंडक्टेंस आएगी दैट विल बी इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। तो मीनिंग दोनों का सिमिलर है, सिर्फ कॉन्सेंट्रेशन का फर्क है। 1 मोल है तो अगर हमारे पास तो लैम्डा m लिखेंगे, अगर हमारे पास 1 ग्राम इक्विवेलेंट है तो हम लैम्डा eq लिखेंगे। फॉर्मूला क्या है, कप्पा इंटू 1000। लैम्डा m में हम डिवाइड करते हैं मोलारिटी के साथ और लैम्डा eq में हम डिवाइड करते हैं विद दैट ऑफ नॉर्मेलिटी। यही है, बट अदरवाइज जो इनका सिग्निफिकेंस है, जो मीनिंग है वो तो सेम है, राइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम दोनों में से एक को डिस्कस कर लें दोनों की चीज़ें वहीं रहेंगी। तो हम यहाँ कहते हैं, अभी हम थर्ड डिस्कस करते हैं दैट व्हाट इज द वेरिएशन इन लैम्डा m और लैम्डा eq विथ डाइल्यूशन। तो देखिए ये जो सारी चीज़ें हैं ये सब एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है, सब कुछ एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। जो कंडक्टेंस ऑब्जर्व की वो भी एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व है। फिर तो उसके बाद हम थियोरेटिकल उसके लिए रीजंस देने शुरू करते हैं कि हाँ अगर ये चीज़ हम ऑब्जर्व कर रहे हैं तो एज पर द थ्योरीज उसका रीज़न ये है।
कंडक्टेंस है, कंडक्टिविटी है, जो भी यहाँ पे हम केसेस को यहाँ पे अज्यूम कर रहे हैं, जो केसेस के हम रिजल्ट बता रहे हैं कि कंडक्टेंस डाइल्यूशन से बढ़ेगी, कंडक्टिविटी जो है डाइल्यूशन से घटेगी, ये हम कैसे बताते हैं? एक्सपेरिमेंटली चीज़ों को ऑब्जर्व किया गया है। उसके बाद तो हम इसका एक कह लीजिए यहाँ पे थ्योरेटिकल जो रीज़न है वो हम फिर प्रोवाइड करते हैं। तो अदरवाइज ये सारी चीज़ें एक्सपेरिमेंटल हैं, राइट। इसी तरह से एक्सपेरिमेंट की हेल्प से देखते हैं कि जो लैम्डा एम है या लैम्डा ई क्यू है किस तरह से वेरी करेगा अगर हम डाइल्यूशन में चेंज लाते हैं, राइट, डाइल्यूशन बढ़ा देते हैं अगर। तो देखिए क्या है, अब देखिए व्हेन वी से लैम्डा एम इट इज इक्वल्स टू कप्पा इंटू 1000 अपॉन एम, यही फॉर्मूला है हमारे पास, यस, राइट। अब देखिए इस फॉर्मूला से हमें क्या पता चलता है कि जो लैम्डा एम है, lambda m is directly proportional to conductivity kappa. It is directly proportional to conductivity, but it is inversely proportional to molarity. मोलैरिटी क्या है? कॉन्सेंट्रेशन टर्म है। तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म के ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, उसके साथ ही इन्वर्सली रिलेटेड है, जबकि कप्पा दैट इज कंडक्टिविटी उसके साथ ये डायरेक्टली रिलेटेड है। अब हम बात कर रहे हैं डाइल्यूशन की, तो हम क्या कह रहे हैं दैट अगर हम डाइल्यूशन बढ़ाते हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज कर रहे हैं, डाइल्यूशन इंक्रीज करना मतलब एक तो है वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा डाइल्यूशन करने से, और दूसरा क्या है कि जो कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन फॉल करेगी, राइट। अब कॉन्सेंट्रेशन टर्म हमारे पास क्या है? मोलैरिटी। मोलैरिटी क्या रहती है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय वॉल्यूम, राइट। वॉल्यूम इन लीटर्स और मिलीलीटर्स वो अकॉर्डिंगली हम देखते हैं। सो वॉल्यूम है, वॉल्यूम अगर मिलीलीटर्स में रहेगा तो 1000 के साथ मल्टीप्लाई हो जाता है। ये तो हमारा चलो फॉर्मूला है ही। यहाँ पे मोलैरिटी की बात कर रहे हैं। अब देखिए क्या है कि जब डाइल्यूशन करेंगे, डाइल्यूशन करने पे वॉल्यूम बढ़ेगा, वॉल्यूम बढ़ेगा मतलब कि जो कंसंट्रेशन है वो कम होगी। दो चीज़ें हैं अब हमारे पास। अभी हमने स्टडी किया है कि जब डाइल्यूशन करते हैं, डाइल्यूशन करने से जो कंडक्टिविटी कप्पा है, कंडक्टिविटी डिक्रीज होगी, पॉइंट 1। अब सेकंड देखिए, कंसंट्रेशन डिक्रीज, वॉल्यूम इंक्रीज, मतलब कि अगर हम मोलैरिटी का भी फॉर्मूला देखें, मोलैरिटी क्या है? नंबर ऑफ मोल्स डिवाइडेड विथ वॉल्यूम। अब यहाँ कह रहे हैं डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ गया, अगर डाइल्यूशन से वॉल्यूम बढ़ गया तो मोलैरिटी कम हो जाएगी, मोलैरिटी क्या होगी? कम होगी। अब मोलैरिटी लैम्डा एम के इनवर्सली रिलेटेड है। अगर मोलैरिटी लैम्डा एम के इनवर्सली रिलेटेड है, अगर मोलैरिटी कम हो रही है तो लैम्डा एम क्या होना चाहिए? बढ़ना चाहिए। दूसरी चीज़, अगर कप्पा डिक्रीज हो रहा है, कप्पा डिक्रीज, कंडक्टिविटी कम हो रही है, एंड कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लैम्डा एम, दैट इज मोलर कंडक्टेंस। कहती है कंडक्टिविटी सेज कि मैं कम हो रही हूँ, लैम्डा एम तेरी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, क्योंकि डायरेक्टली रिलेटेड है भाई। दूसरी चीज, मोलैरिटी जो है वो कहती मैं तेरे साथ इनवर्सली रिलेटेड हूँ, मैं कम हो रही हूँ, तू बढ़। अब देखो कॉन्ट्राडिक्शन आ गई ना, कि एक यहाँ पे टर्म है दैट इज कप्पा कंडक्टिविटी, एक टर्म लैम्डा एम को कह रही है कि तू कम हो जा क्योंकि मैं कम हो रही हूँ, मेरी वैल्यू घट रही है। दूसरी जो यहाँ पे टर्म है मोलैरिटी, वो कह रही है तू मेरे साथ इनवर्सली रिलेटेड है, मेरी वैल्यू अगर कम हो रही है तो तेरी वैल्यू डेफिनेटली बढ़नी चाहिए। तो देखिए यहाँ पे क्लैश आ रहा है, एक लैम्डा एम की वैल्यू को कम करने पे स्ट्रेस है, एक का स्ट्रेस है लैम्डा एम की वैल्यू बढ़ाने पे, राइट। अब आपको याद क्या रखना है कि ये जो यहाँ पे मोलैरिटी का इफेक्ट है, इफेक्ट ऑफ मोलैरिटी, मोलैरिटी कम होने का जो इफेक्ट है ये ज़्यादा है, ये ओवर पावर करता है, ये एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड है। दिस थिंग इज एक्सपेरिमेंटली ऑब्जर्व्ड,
एक्सपेरिमेंट से ऑब्जर्व है कि अगर मोलैरिटी कम होती है, मोलैरिटी कम हो रही है, लैम्डा एम बढ़ेगा, तो ओवरऑल जो है, ओवरऑल भी हमें यही देखने को मिलेगा कि जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम की वैल्यू में इंक्रीज आएगा। नो डाउट कि कंडक्टिविटी कम हो रही है, इसकी वजह से कुछ जो वैल्यू है लैम्डा एम की वो कम होनी चाहिए, लेकिन जो इफेक्ट है मोलैरिटी के कम होने का, मोलैरिटी के कम होने का इफेक्ट ज़्यादा है। जब मोलैरिटी कम होगी तो जो लैम्डा एम है उसकी वैल्यू इंक्रीज होनी चाहिए, और यही रिजल्ट हमें दिखाई देता है एक्सपेरिमेंट्स में। एक्सपेरिमेंटली भी यही ऑब्जर्व्ड है कि जब मोलैरिटी की वैल्यू कम हो जाती है डाइल्यूशन करने पे, मोलैरिटी की वैल्यू कम होने पे लैम्डा एम बढ़ना चाहिए, और एक्सपेरिमेंट में यही दिखता है, लैम्डा एम बढ़ रहा है, मतलब ये ज़्यादा डोमिनेटिंग है। तो कह लीजिए ये जो इफेक्ट है ये ओवर पावर कर जाता है, या कह लीजिए ये डोमिनेटिंग है, इसका इफेक्ट ज़्यादा डोमिनेटिंग है, वो इसे ओवर पावर करता है, तो इसका इतना इम्पैक्ट नहीं दिखाई देता। ये कहती है कि तो भी घट की लैम्डा एम तेरी वैल्यू घटनी चाहिए, लेकिन जो लैम्डा एम है उसकी वैल्यू इंक्रीज होती है। और ऐसा ही है यहाँ लैम्डा ई क्यू के केस में। यहाँ पे भी अगर नॉर्मेलिटी डिक्रीज होगी, नॉर्मेलिटी के डिक्रीज होने से जो लैम्डा ई क्यू है उसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है ना। यहाँ पे भी फर्क नहीं दिखाई देगा कि कप्पा की वैल्यू कम हो रही है तो उसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए, ये चीज़ ऑब्जर्व नहीं की जाती है। ऑब्जर्व यही होता है कि अगर डाइल्यूशन की जाएगी विद डाइल्यूशन करने पे जो लैम्डा एम है, लैम्डा एम की वैल्यू भी बढ़ती है, और लैम्डा ई क्यू, इक्विवेलेंट कंडक्टेंस जो है, इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होती है। सो व्हाट वी हैव ऑब्जर्व कि लैम्डा एम है इसकी वैल्यू भी बढ़ेगी, और जो लैम्डा ई क्यू है इसकी वैल्यू भी इंक्रीज होगी। तो देखिए कंडक्टेंस भी बढ़ रही है, मोलर कंडक्टेंस भी बढ़ रही है, और इक्विवेलेंट कंडक्टेंस भी बढ़ रही है डाइल्यूशन होने पे। सिर्फ एक ही क्वांटिटी है यहाँ पे जो कम होगी डाइल्यूशन होने पे, दैट इज कंडक्टिविटी और दी मोलर कंडक्टेंस। और यहीं से क्वेश्चन भी बन जाता है दैट विद डाइल्यूशन कंडक्टेंस इंक्रीजेस व्हाइल कंडक्टिविटी डिक्रीजेस, व्हाई। तो ये इसके रीजंस आपको मेंशन करने हैं, और इनके साथ भी रिलेटेड हो सकता है मोलर कंडक्टिविटी और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी में, दैट की जो मोलर कंडक्टिविटी है या इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी है, उसके ऊपर डाइल्यूशन का क्या इम्पैक्ट है। या फिर क्वेश्चन किस तरह से आता है, वी नो दैट द कंडक्टिविटी डिक्रीजेस विद डाइल्यूशन, देन व्हाई लैम्डा एम इंक्रीजेस एज इट इज रिलेटेड डायरेक्टली टू लैम्डा एम की जो कप्पा की वैल्यू है, कंडक्टिविटी है, वो डिक्रीज हो रही है, और जो कप्पा है इट इज डायरेक्टली रिलेटेड टू डेल्टा एम, तो इसकी वैल्यू भी कम होनी चाहिए थी, इसकी वैल्यू बढ़ क्यों रही है, राइट। तो ये चीज़ भी याद रखें कि किस तरह से आपको क्वेश्चन मॉडिफाई, क्वेश्चन जिस तरह का मर्जी हो, लेकिन जो कंसेप्ट है उसकी क्लैरिटी ज़्यादा होनी चाहिए, राइट। तो जिस तरह का मर्जी क्वेश्चन आए, कंसेप्ट को क्लियर रखिए माइंड में, पूरे आंसर कर सकते हैं, राइट। सो अभी सबसे पहले इन पॉइंट्स को नोट करें। अब देखिए ये पॉइंट यहाँ बहुत इंपॉर्टेंट है कि जो लैम्डा एम है दैट इज मोलर कंडक्टेंस, मोलर कंडक्टेंस को हम ग्राफिकली भी शो कर सकते हैं कि किस तरह से ये चेंज करेगा, किस तरह से इसमें वेरिएशन आएगी जब डाइल्यूशन को इंक्रीज किया जाए, मतलब कंसंट्रेशन को डिक्रीज किया जाए। तो देखिए इसे हम ग्राफ की हेल्प से भी शो कर सकते हैं, लेकिन जो ग्राफ है वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट रहेगा और वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए डिफरेंट रहेगा। तो सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए किस तरह का ग्राफ रहता है, राइट। तो देखिए क्या है, अभी हम ग्राफ प्लॉट करेंगे। ग्राफ में एक्स एक्सिस पे रखा जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन अंडर रूट सी, राइट, एंड वाई एक्सिस पे रखेंगे लैम्डा एम दैट इज मोलर कंडक्टेंस।
अंडर रूट सी यहाँ पे यूज़ किया जाता है क्योंकि जब लैम्डा एम का स्क्वायर रूट ऑफ सी के साथ ग्राफ प्लॉट किया जाता है तो हमें एक बहुत ही अच्छा स्ट्रेट लाइन ग्राफ मिलता है। वी गेट अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ। देखिए स्ट्रेट लाइन ग्राफ जो है उन्हें स्टडी करना ईजी रहता है क्योंकि इनकी स्टडी ईजी है, और ये जो स्ट्रेट लाइन ग्राफ है हमें अंडर रूट सी के साथ मिल रहा है, इसलिए हम यहाँ स्क्वायर रूट ले रहे हैं सी का। सिंपल सी मतलब कि सिंपली यहाँ पे सी का वैल्यू नहीं यूज़ कर रहे हैं, वी आर यूजिंग द स्क्वायर रूट सी बिकॉज वी आर गेटिंग अ स्ट्रेट लाइन ग्राफ विच इज़ ईजी टू अंडरस्टैंड एंड ईजी टू स्टडी करना इसे ईजी रहता है इस वजह से, राइट। तो देखिए क्या है अभी यहाँ पे हम क्या कह रहे हैं, इस तरह से अगर हम जाएंगे रूट सी की वैल्यू जो है वो इंक्रीज होगी, मतलब बैक आने पे अगर हम इस तरह से आते हैं तो जो कंसंट्रेशन है वो डिक्रीज करेगी, और यही तो हमें देखना है। डाइल्यूशन बढ़ना मतलब कंसंट्रेशन का कम होना। जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है, इधर आने पे कंसंट्रेशन कम हो रही है ना, जैसे जैसे कंसंट्रेशन कम हो रही है यहाँ पे लैम्डा एम की जो वैल्यू है स्लाइटली बढ़ रही है, बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं आ रहा वैल्यू में, बहुत स्लाइट सा इंक्रीज आ रहा है कि जब भी देखिए जब भी यहाँ पे अंडर रूट सी की वैल्यू इतनी है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग आपको जो लैम्डा मिलेगा वो यहाँ मिलेगा। अगर कंसंट्रेशन को कम कर दिया जाए, कंसंट्रेशन कहीं यहाँ पर है तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग जो लैम्डा एम की वैल्यू है वो यहाँ है। तो देखिए कंसंट्रेशन में तो बहुत ज़्यादा डिक्रीज आ गया, लेकिन जो लैम्डा एम में इंक्रीज आया वो बहुत ज़्यादा नहीं है। तो इसलिए हम कहते हैं कि जो लैम्डा एम है फॉर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए जो लैम्डा एम की वैल्यू है बहुत ज़्यादा इंक्रीज नहीं होती फॉर डिक्रीज इन कंसंट्रेशन घटाने पे यस वैल्यू बढ़ेगी, लेकिन इतनी ज़्यादा भी बढ़ने वाली नहीं है, यस बट इंक्रीज तो होगी। अब देखिए क्या है यहाँ पे सिग्निफिकेंस क्या है इस ग्राफ का, कि अगर इस ग्राफ को हम बैक लेकर जाते हैं तो ये y एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके कट करेगा। अगर हम इस ग्राफ को इस तरह से बैक लेकर जाते हैं तो ये y एक्सिस पे एक पॉइंट पे आके कट करेगा। जिस पॉइंट पे आके ये कट करता है उसे हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। क्या कहते हैं उसे? लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी, विच मीन्स molar conductance at infinite dilution। बहुत ज़्यादा डाइल्यूशन कर दी, इनफाइनाइट डाइल्यूशन, बिल्कुल यहाँ तक पहुँच गए ओरिजिन तक। देखिए लैम्डा एम नॉट वैल्यू कब आ रही है? जब हम यहाँ पहुँच गए, मतलब जो कंसंट्रेशन है, concentration is approaching to zero. See what I'm saying? I'm saying concentration is approaching to zero. Concentration zero थोड़ी ना हो सकती है अब। Concentration is not exactly zero नहीं है, but yes ये zero को approach कर रही है। जब भी कंसंट्रेशन ज़ीरो को अप्रोच करे उस टाइम पे जो हमारे पास मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू आएगी, जो मोलर कंडक्टेंस रहेगी उसे हम क्या कहेंगे? मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। कि इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब जितनी डाइल्यूशन कर सकते हैं उतनी डाइल्यूशन कर दी, उस टाइम पे मोलर कंडक्टेंस कितनी है उसे हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट और द मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। और इसे क्या नाम दिया जाता है? लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। इट इज ऑल्सो कॉल्ड एज लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस। लैम्डा एम नॉट या लैम्डा एम इन्फिनिटी को लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस भी कहा जाता है कि बस अब इससे ज़्यादा और क्या इंक्रीज ले आएंगे, क्योंकि जो कंसंट्रेशन है इट इज़ ऑलरेडी अप्रोचिंग टू ज़ीरो। अप्रोचिंग टू ज़ीरो का मतलब है, देखिए अब जो इलेक्ट्रोलाइट है, जितना इलेक्ट्रोलाइट, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट है वो तो हमने ऐड कर ही दिया। अब कंसंट्रेशन को जितना मर्जी कम करते जाओ, डाइल्यूशन जितनी मर्जी बढ़ाते जाओ, 1 मोल इलेक्ट्रोलाइट थोड़ी ना कहीं चले गया, वो तो सोल्यूशन में ही है। यस डाइल्यूशन बहुत ज़्यादा कर दी है, डाइल्यूशन डेफिनेटली बहुत ज़्यादा है, राइट। डाइल्यूशन ज़्यादा हो गई लेकिन कंसंट्रेशन कभी भी ज़ीरो थोड़ी ना होगी, ज़ीरो को अप्रोच कर सकती है, क्योंकि जो इलेक्ट्रोलाइट्स है वो तो अभी भी सोल्यूशन में ही है ना, जो आयंस हैं
वो थोड़ी ना कहीं चले गए, वो तो अभी भी वहीं है, राइट। तो ये चीज़ याद रखें हमेशा, कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू ज़ीरो, राइट। जब ये ज़ीरो को अप्रोच करे उस टाइम पे जो हमें लैम्डा एम की वैल्यू मिलेगी उसे हम कहेंगे लैम्डा एम नॉट। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन रहा है, स्ट्रेट लाइन ग्राफ। अगर ये स्ट्रेट लाइन ग्राफ है तो इसकी इक्वेशन भी रहेगी स्ट्रेट लाइन इक्वेशन, दैट इज y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी। अब देखिए y एक्सेस पे हमारे पास क्या ले रहे हैं हम, लैम्डा m, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, लैम्डा m विच इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू एम एक्स। अब देखिए x एक्सेस पे क्या है हमारे पास, स्क्वायर रूट c, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, स्क्वायर रूट c। अब m क्या है, m इज द स्लोप, m क्या है, स्लोप है। अब देखिए दो चीजें रहती हैं, m इज द स्लोप। देखिए याद रखिए जब भी हमारे पास स्ट्रेट लाइन ग्राफ हो उसकी जो स्लोप है, स्लोप पॉजिटिव भी हो सकती है, स्लोप नेगेटिव भी हो सकती है। स्लोप पॉजिटिव कब रहती है, अगर ग्राफ इस तरह से हो, अगर ग्राफ इस तरह से है स्लोप यहाँ बनेगी, राइट, दिस इज दी पॉजिटिव स्लोप। अगर ग्राफ इस तरह से हो, अगर ग्राफ इस तरह से है तो स्लोप ये रहेगी एंड दिस इज दी नेगेटिव स्लोप। अब हमारे पास ग्राफ इस तरह से बन रहा है ना, वी आर हैविंग दिस काइंड ऑफ ग्राफ, राइट। ये देखिए इस तरह का ग्राफ है, तो अगर हमारे पास ये ग्राफ है तो यहाँ पे स्लोप क्या रहेगी, नेगेटिव। स्लोप नेगेटिव है इस तरह के ग्राफ में, तो यहाँ पे हम मान लेते हैं कि जो स्लोप है उसकी वैल्यू अगर हमारे पास आर्बिट्रेली a है तो यहाँ हम क्या लिखेंगे, माइनस a। m इज द स्लोप, नेगेटिव स्लोप है इसलिए यहाँ पे नेगेटिव साइन आएगा। a हमने ऐसे ही रैंडम वैल्यू ली है, राइट, विच इज अ कांस्टेंट वैल्यू, प्लस c यहाँ पे रहता है y इंटरसेप्ट, c इज द y इंटरसेप्ट। y इंटरसेप्ट का मतलब है कि ये जो ग्राफ है ये y एक्सिस को किस पॉइंट पे कट कर रहा है, इट इज कटिंग द ग्राफ एट लैम्डा एम नॉट, तो यहाँ क्या आ जाएगा, लैम्डा एम नॉट और लैम्डा एम इंफिनिटी। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बनती है इस ग्राफ की और इसे कहा जाता है डी बाय हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन। दिस इज डी बाय हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन। ये चीज़ याद रखें कि डी बाय हकल इक्वेशन क्या है, डी बाय हकल-ऑन-सेगर इक्वेशन, राइट। और यहाँ पे नेगेटिव साइन है क्योंकि इसकी जो स्लोप है स्लोप नेगेटिव है, इस चीज़ का खास तौर पे ध्यान रखें, राइट। वन मोर थिंग टू नोट हियर इज कि देखिए अगर हम कहें कि एक ग्राफ हमारे पास KCL का है, राइट, तो जो HCL का ग्राफ रहेगा वो इससे समवट ऊपर लाई करेगा और उसकी जो लैम्डा एम नॉट वैल्यू है HCL की वो लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर KCL से ज़्यादा रहेगी, राइट, कि जो HCL का ग्राफ है उसमें लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर HCL विल बी ग्रेटर देन लैम्डा एम नॉट वैल्यू फॉर KCL। अब देखिए क्या चीज़ है यहाँ पे कि जो Cl नेगेटिव आयंस है दोनों में ही है, राइट। यहाँ पे क्या है, H पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव, यहाँ है K पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव। सो एनोइन तो दोनों में कॉमन है, बट केटॉइंस क्या है, एक में हमारे पास K पॉजिटिव है, दूसरे में हमारे पास H पॉजिटिव है। तो ये जो H पॉजिटिव है इसकी मोबिलिटी बहुत ज़्यादा है, चाहे K पॉजिटिव हो या नहीं पॉजिटिव हो, उससे ज़्यादा मोबिलिटी, सबसे ज़्यादा मोबिलिटी किसकी रहती है, H पॉजिटिव आयंस की। तो क्योंकि H पॉजिटिव आयंस की मोबिलिटी ज़्यादा है, ज़्यादा मोबिलिटी होने के कारण जो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू है उसमें वो जो ज़्यादा रहेगी किसके लिए, HCl के, राइट। तो ये चीज़ भी यहाँ पे याद रखें कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है HCl की, इट इज़ ग्रेटर
देन द लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी ऑफ KCl, क्योंकि इसमें जो H पॉजिटिव है उसकी मोबिलिटी ज़्यादा है, मोबिलिटी ज़्यादा तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू भी ज़्यादा, राइट। अभी इन पॉइंट्स को नोट करें, राइट। अब इसके बाद हम फिर ड्रॉ करते हैं ग्राफ फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट। यस, डन। तो देखिए जो डी बाय हकल-सेगर इक्वेशन है ये सिर्फ और सिर्फ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड है। ये डी बाय हकल-सेगर इक्वेशन वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लिए वैलिड नहीं रहेगी, ये पॉइंट भी आप याद रखें ज़रूर। तो अभी हम ग्राफ ड्रॉ करेंगे फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए केस वही रहेगा, एक साइड पे हम लेंगे स्क्वायर रूट C एंड देन वी हैव लैम्डा m y एक्सिस पे, राइट। अब देखिए अगर हम बात करें एसिटिक एसिड, एसिटिक एसिड हमारे पास क्या है, वीक एसिड है, तो इसलिए वो इलेक्ट्रोलाइट भी वीक ही रहेगा क्योंकि वो बहुत ज़्यादा डिसोशिएट नहीं होता, पार्शली डिसोशिएट होता है। तो देखिए जब हम इस तरह से मूव करेंगे तो कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होगी। तो जैसे जैसे अब देखिए अगर मान लीजिए यहाँ कॉन्सेंट्रेशन से स्टार्ट करते हैं, तो जैसे जैसे कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज होती जाएगी वैसे वैसे लैम्डा एम की वैल्यू इंक्रीज होती जाएगी और एक अब्रप्ट इंक्रीज आपको दिखाई देगा इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट कि कंसंट्रेशन कम हो रही है, कंसंट्रेशन कम होने से लैम्डा एम की वैल्यू जो है वो इंक्रीज हो रही है और एकदम से अब्रप्टली इंक्रीज हो जाएगी जब हम उसे सोल्यूशन को बहुत ज़्यादा डाइल्यूट कर देंगे, कंसंट्रेशन बहुत कम हो जाएगी एंड इट जस्ट वेंट पैरेलल टू द वाई एक्सिस। अब ये वाई एक्सिस के बिल्कुल पैरेलल चली गई। अब देखिए यहाँ पे क्या है हमारे पास, that when we talk about strong electrolytes, so strong electrolytes की बात करते हैं उस टाइम पे ये जो ग्राफ है उस केस में ग्राफ रहता है स्ट्रेट लाइन ग्राफ, और वो जिस पॉइंट पे वाई एक्सिस को कट करता है उस पॉइंट पे हम कहते हैं लैम्डा एम नॉट। वहाँ पे हम क्या कहते हैं कि हमें लैम्डा एम नॉट मिल गया, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस की वैल्यू हमें मिल गई। अब देखिए इन केस ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट ये जो ग्राफ है ये तो वाई एक्सिस के पैरेलल ही चला गया, और हमें पता है पैरेलल लाइंस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती। अगर ये ग्राफ y एक्सिस के पैरेलल है मतलब ये y एक्सिस को कभी कट नहीं करेगा। अगर ये y एक्सिस को कट नहीं करेगा हमें लैम्डा एम नॉट की वैल्यू नहीं मिलेगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखें दैट ग्राफिकल मेथड से हम स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट के केस में तो लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकते हैं, लेकिन अगर हम कहें वीक इलेक्ट्रोलाइट के केस में हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू जो है उसे ग्राफिकल मेथड से फाइंड नहीं कर सकते, बिकॉज जो ग्राफ है वो जो वाई एक्सिस है उसके पैरेलल ही चला जाएगा। कि मतलब आप कंसंट्रेशन कम कर रहे हो, डाइल्यूशन कर रहे हो, जो लैम्डा एम है मोलर कंडक्टेंस है वो बढ़ती ही जा रही है, बस यही चीज़ है। क्यों? क्योंकि इनिशियली जो इनकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स की बहुत कम है, डाइल्यूशन करने पे ज़्यादा से ज़्यादा आयंस प्रोड्यूस होते रहते हैं और जो यहाँ पे हमारे पास लैम्डा एम की वैल्यू है वो इंक्रीज होती रहती है। तो यहाँ पे ये पॉइंट हमेशा याद रखें कि ग्राफिकल मेथड से हम लैम्डा एम नॉट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते फॉर द वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। अब इसके बाद हमारे पास एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट लॉ आता है जिसे हम कहते हैं कॉलरॉशस लॉ और इट इज कॉल्ड एज कॉलरॉशस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस, कि आयंस के इंडिपेंडेंट माइग्रेशन का ये लॉ है। तो बेसिकली क्या है इस लॉ में, कॉलरॉश ने यहाँ पे एक चीज़ ऑब्जर्व की थी कि अगर हमारे पास कोई भी इलेक्ट्रोलाइट है, एनी इलेक्ट्रोलाइट वी हैव, तो उसकी जो लैम्डा एम की वैल्यू है, लैम्डा
m, लैम्डा m इन्फिनिटी मतलब मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन किसकी, किसी भी इलेक्ट्रोलाइट की, लैम्डा m infinity मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन ऑफ एनी इलेक्ट्रोलाइट किसके इक्वल रहेगी, लैम्डा m infinity ऑफ केटॉयंस प्लस लैम्डा m infinity ऑफ एनोयंस। कि यहाँ पे हमारे पास केटॉयंस एंड एनोयंस की मोलर कंडक्टेंस कितनी है इनफाइनाइट डाइल्यूशन पे, उनके सम के इक्वल रहेगी इलेक्ट्रोलाइट की मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। बस यहाँ नोटेशन में फ़र्क है कि जब हम इलेक्ट्रोलाइट की बात कर रहे हैं तो लैम्डा इस तरह से यूज़ करते हैं, कैपिटल लैम्डा है ये, राइट। अगर हम ऑयंस बता रहे हैं चाहे केटॉयन है या एनोयन है, उस केस में जो लैम्डा है हम इस तरह से यूज़ करते हैं, तो ये सिर्फ नोटेशन है। तो कल रॉश लॉ कहता है दैट जो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी है वो किसके इक्वल रहेगी, केटायंस और एनोयंस की लिमिटिंग मोलर कंडक्टिविटी के सम के। तो हम इसकी स्टेटमेंट में क्या लिख सकते हैं, that Colrausch's law states that the limiting molar conductance that the limiting molar conductance कह लीजिए या फिर the molar conductance at infinite dilution is equal to the sum of the limiting molar conductance of its ions, that is anions and cations। कि जो लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है किसकी, द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, की जो इलेक्ट्रोलाइट की लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस है इज इक्वल टू, किसके इक्वल है, इज इक्वल टू द सम ऑफ द लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स ऑयंस, के उसके जो ऑयंस हैं उनकी लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस कितनी है, लिमिटिंग मोलर कंडक्टेंस ऑफ इट्स ऑयंस दैट इज एनोयंस एंड केटॉयंस, राइट। इंडिविजुअली, कि इंडिविजुअली किस तरह की उनकी कंडक्टेंस रहेगी, कि केटॉयंस की क्या कंडक्टेंस है प्लस एनोयंस की क्या यहाँ पे कंडक्टेंस रहेगी। फॉर एग्जाम्पल इफ वी आर टॉकिंग अबाउट अगर हमें देखना हो लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 होल थ्राइस, किसके इक्वल रहेगा ये, लैम्डा m इन्फिनिटी क्या है, अभी देखिए हमारे पास क्या है Al2SO4 होल थ्राइस, क्या रहेगा ये, इट विल मेक 2Al3 पॉजिटिव एंड 3SO4 2 नेगेटिव। तो अभी हमारे पास लैम्डा m नॉट क्या रहेगा, इट विल बी 2 टाइम्स ऑफ व्हाट, लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर Al3 पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी किसका रहेगा अभी हमारे पास 3 टाइम्स फॉर व्हाट, SO4 2 नेगेटिव। ये चीज़ है कि इसी तरह से अगर कहा जाए लैम्डा m इन्फिनिटी हमें फाइंड करना है HCl का, किसके इक्वल रहेगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। अगर हो लैम्डा m इन्फिनिटी CH3COOH, देखिए CH3COOH क्या है, वीक एसिड
वीक एसिड है तो ये क्या है, वीक इलेक्ट्रोलाइट। तो देखिए जो वीक इलेक्ट्रोलाइट है उनकी लैम्डा एम इन्फिनिटी या लैम्डा एम नॉट की वैल्यू हम ग्राफ से नहीं फाइंड कर सकते, बट यस वी कैन फाइंड यूजिंग द खलरॉशेस लॉ। तो किसके इक्वल रहेगी ये, लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव। इस तरह से ये बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ है, खलरॉशेस लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट माइग्रेशन ऑफ आयंस। क्या कहता है, दैट molar conductance at infinite dilution of an electrolyte is equal to the sum of what, is equal to the sum of molar conductance at infinite dilution of cations and anions individually। देखिए इंडिविजुअली हम इनको ऐड कर रहे हैं ना, कि कितना, कि टोटल जो हमारे पास, देखिए टोटल कितने यहाँ पे केटॉयंस हैं, 2 है, तो हमने 2 टाइम्स ले लिया, प्लस 3 टाइम्स हमने क्या ले लिया यहाँ पे, एनॉयंस के जितने भी केटॉयंस हैं या जितने भी एनॉयंस हैं सबकी अगर हम मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन अगर इनका हम सम लेते हैं, देन व्हाट वी विल गेट, द लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, राइट। ये कहता है ये लॉ, ये है खलरॉशेस लॉ, राइट। अब इसकी एक और स्टेटमेंट हम क्या लिख सकते हैं, इसकी एक और स्टेटमेंट है, एक और स्टेटमेंट हम किस तरह से लिख सकते हैं, कि अपने ही वर्ड्स हैं, जिस तरह से मर्जी हमें ये बात समझानी है बेसिकली, तो हम क्या कह सकते हैं, और एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, जब कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करने लगा, राइट। देखिए व्हेन कंसंट्रेशन अप्रोचेस टू 0, कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच करने लगा, उस टाइम पे जो डाइल्यूशन है वो क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, क्योंकि जो डाइल्यूशन है, डाइल्यूशन इज रिवर्स ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कंसंट्रेशन 0 को अप्रोच कर रही है तो डाइल्यूशन किसे अप्रोच करेगी, इन्फिनिटी को। सो एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन, जब इन्फिनिटली हमने डाइल्यूट कर दिया सोल्यूशन को, एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन व्हेन dissociation is complete, इनफाइनाइट डाइल्यूशन कर दी, डिसोसिएशन कंप्लीट हो चुकी है, when dissociation is complete, each ion, उस टाइम पे जो हर एक आयन है, चाहे एल्युमिनियम के आयन्स हैं चाहे सल्फेट के आयन्स हैं, each ion has its own contribution, उसका अपना कंट्रीब्यूशन रहेगा किसमें, टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट, की जो इलेक्ट्रोलाइट है उसकी मोलर कंडक्टेंस कितनी होगी, ईच आयन हैज इट्स ओन कंट्रीब्यूशन टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट irrespective of the other ion associated with it। फिर उसे फर्क नहीं पड़ता कि उसके साथ कौन सा आयन एसोसिएटेड है, irrespective of the other ion associated with it। अब देखिए इसका मीनिंग समझिए, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है और यहीं से खलरॉशेस लॉ की एक बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है, उसे समझने में हेल्प मिलेगी। देखिए अब क्या है मेरे पास, if I need to find the lambda m infinity of KCl, किसके इक्वल रहेगा, lambda m infinity for K positive plus lambda m infinity for Cl negative। इसी तरह से अगर lambda m infinity चाहिए हमें NaCl के लिए,
तो क्या रहेगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ Cl नेगेटिव। अब देखिए क्या कहा जा रहा है कि जब इनफाइनाइट डाइल्यूशन की और डिसोसिएशन कंप्लीट है उस टाइम पे हर एक आयन की अपनी कंट्रीब्यूशन रहेगी टुवर्ड्स द मोलर कंडक्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रोलाइट। अब देखिए यहाँ पे क्या है, K पॉजिटिव है, K पॉजिटिव की अपनी मोलर कंडक्टेंस के लिए कंट्रीब्यूशन रहेगी, Cl नेगेटिव की अपनी कंट्रीब्यूशन रहेगी। अब देखिए दोनों में Cl नेगेटिव यहाँ भी है, Cl नेगेटिव यहाँ भी है, तो जो Cl नेगेटिव की कंडक्टेंस की तरफ कंट्रीब्यूशन रहेगी कि जो कंडक्टेंस है, जो लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू Cl नेगेटिव के लिए है वो उतनी ही रहेगी, वो तो चेंज होने वाली नहीं है। फिर चाहे उसके साथ K पॉजिटिव लगा हो, चाहे उसके साथ Na पॉजिटिव लगा हो, इररिस्पेक्टिव ऑफ द अदर आयन एसोसिएटेड विद इट, कि Cl नेगेटिव ने जो भी मोलर कंडक्टेंस है इलेक्ट्रोलाइट की, इलेक्ट्रोलाइट क्या है KCl, इलेक्ट्रोलाइट क्या है NaCl। अब KCl में Cl नेगेटिव की वजह से जो कंट्रीब्यूशन रहनी है वो उतनी ही रहेगी जितनी की उसकी कंट्रीब्यूशन होनी है, Cl नेगेटिव की कंट्रीब्यूशन होनी है NaCl में। उसे फर्क नहीं पड़ता Cl नेगेटिव को कि मैं अपनी कंट्रीब्यूशन K पॉजिटिव KCl के लिए दे रहा हूं कि मेरे साथ K पॉजिटिव एसोसिएटेड है या फिर मेरे साथ Na पॉजिटिव एसोसिएटेड है। Cl नेगेटिव की जितनी कंडक्टेंस रहनी है उसकी उतनी ही कंडक्टेंस रहेगी, राइट। ये चीज का इम्पैक्ट नहीं है कि अदर आयन उसके साथ कौन सा एसोसिएटेड है। इसी तरह से इफ आई से एक है CH3COOH और दूसरा है CH3COONA, क्या बनाएगा ये CH3COO नेगेटिव प्लस H पॉजिटिव, CH3COO नेगेटिव प्लस Na पॉजिटिव। अब देखिए यहाँ क्या है, एसीटेट आयन की जितनी कंट्रीब्यूशन रहनी है, एसीटेट आयन की जितनी कंट्रीब्यूशन रहनी है मोलर कंडक्टेंस की तरफ वो उतनी ही रहेगी, वो कम या ज़्यादा होने वाली नहीं है। फिर चाहे उसके साथ H पॉजिटिव लगा हो, चाहे उसके साथ Na पॉजिटिव लगा हो। ये मीनिंग है यहाँ पे, ये पॉइंट ज़रूर याद रखें कि जो हर एक आयन है उसकी अपनी कंट्रीब्यूशन है, वो ये नहीं डिपेंड करता कि उसके साथ कौन सी चीज़ है, साथ में जो मर्जी हो, उसने जितना काम करना है उसने उतना ही काम करना है, राइट। तो ये चीज़ है, इसे खास तौर पे ध्यान रखें, राइट। तो ये है हमारे पास कॉल-रॉशेस लॉ। अब इसकी जो एप्लीकेशन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो सबसे पहले अभी इस पॉइंट को, वीडियो को पॉज करें और इस पॉइंट को अभी पहले नोट करें, नोट कर लें जल्दी। यस, डन। तो अभी देखिए हमारे लिए इसकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली और बहुत ही इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन क्या है कि ये किसी भी इलेक्ट्रोलाइट के लिए लैम्डा m नॉट की वैल्यू फाइंड कर सकता है, राइट। वी कैन कैलकुलेट लैम्डा m नॉट और लैम्डा m इन्फिनिटी फॉर एनी इलेक्ट्रोलाइट यूजिंग, और सिंपली यू कैन से बाय कॉल-रॉशेस लॉ। तो देखिए जो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स है उनका तो हमें ग्राफ से भी पता चल जाता है। यहाँ पे मेन हमारे लिए प्रॉब्लम किस चीज़ के लिए है कि अगर हमारे पास वीक इलेक्ट्रोलाइट है, हम उसके लिए ग्राफ प्लॉट करके लैम्डा m नॉट की वैल्यू फाइंड नहीं कर सकते। तो ये बहुत ही हेल्पफुल है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स के लैम्डा m नॉट की वैल्यू फाइंड करने के लिए, राइट। तो मान लीजिए हमें लैम्डा m इन्फिनिटी फाइंड करना है एसिटिक एसिड के लिए, CH3COOH, इसके लिए फाइंड करना है।
राइट। अब देखिए किस तरह से फाइंड करेंगे। देखिए एक चीज़ सबसे पहले हमें पता है कि जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है CH3COOH के लिए, वो होगा किसके इक्वल, अकॉर्डिंग टू ओहम्स, अकॉर्डिंग टू कोहलरॉशस लॉ के अकॉर्डिंग जो ये वैल्यू है लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3COH होने किसके इक्वल वाला है, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर H पॉजिटिव, राइट। इतना तो पता है हमें। अब देखिए लॉ तो ये भी कहता है कि इनके साथ अदर आयन कौन सा एसोसिएटेड है, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। जितनी कंडक्टेंस इन्होंने, मतलब कि जितनी कंट्रीब्यूशन इनकी रहनी है कंडक्टेंस के लिए, वो तो उतनी ही रहनी है। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि हम कोई ऐसा इलेक्ट्रोलाइट देखें जिसमें CH3COO नेगेटिव तो हो, लेकिन साथ में एक ऐसा केटॉयन हो कि जिसके साथ ये स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट बनाता हो। देखिए जो CH3COOH है वो अपने आप से तो वीक है, इट इज इटसेल्फ अ वीक इलेक्ट्रोलाइट। लेकिन अगर हम बात करें CH3COONA की, दैट इज सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड, अगर एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट लिया जाए, दिस इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। एसिटिक एसिड खुद वीक है, इट इज अ वीक इलेक्ट्रोलाइट, लेकिन अगर एसिटिक एसिड का ही सोडियम सॉल्ट लिया जाए वो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है। तो देखिए स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है, डेफिनेटली वो अभी भी क्या रहेगा, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर CH3COO नेगेटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी ऑफ Na पॉजिटिव। लेकिन ये जो लैम्डा एम इन्फिनिटी है स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट का, इसकी वैल्यू तो हम ग्राफ प्लॉट करके भी फाइंड कर सकते हैं, राइट। तो मान लीजिए जब हमने ग्राफ प्लॉट किया, ग्राफ प्लॉट करने पे इसकी वैल्यू जो है हमारे पास समथिंग x आ गई, समथिंग x, कुछ x वैल्यू आ गई, राइट। चलो ठीक है, हमें सोडियम सॉल्ट ऑफ एसिटिक एसिड का यहाँ पे पता है कि लैम्डा एम इन्फिनिटी कितना रहेगा, दैट इज x, और इसमें एसिटेट आयन आ रहा है विच इज कॉमन टू द एसिटिक एसिड, दोनों में एसिटेट आयन कॉमन है। अब हम एक ऐसा कोई इलेक्ट्रोलाइट देखें जिसमें H पॉजिटिव आता हो। अगर हम बात करें, अगर हम लैम्डा एम इन्फिनिटी फाइंड करें HCl का, HCl क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड विच इज अ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। तो क्या रहेगा, इट विल बी लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर H पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर Cl नेगेटिव। स्ट्रॉन्ग है तो इसकी वैल्यू भी हमें ग्राफ से मिल जाएगी, कह लीजिए समथिंग y वैल्यू मिल गई। अब देखिए हमारे पास जिन ऑयंस की हमें यहाँ पे, अब देखिए अब जिन ऑयंस की हमें यहाँ पे लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू चाहिए, एक तो ये रहा CH3COO नेगेटिव, और दूसरा रहा हमारे पास ये लैम्डा एम नॉट फॉर H पॉजिटिव। अगर इनकी लैम्डा एम नॉट की वैल्यूज़ को हम ऐड ऑन कर दें, इनकी वैल्यूज़ ऐड ऑन करने पे हमें एसिटिक एसिड के लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू मिल सकती है। तो देखिए अभी हमें CH3COO नेगेटिव एंड H पॉजिटिव का सम चाहिए, लेकिन जब इन दोनों इक्वेशंस को हम ऐड करेंगे साथ ही में Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के लैम्डा एम नॉट वैल्यू भी हमारे पास आते जाएंगे, राइट। लैम्डा एम इन्फिनिटी की वैल्यू तो इनकी भी आती जाएगी, तो ये इनकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। तो क्यों ना हम लैम्डा एम इन्फिनिटी फाइंड करें किसके लिए, Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, दैट इज NaCl के लिए। NaCl भी क्या है, स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, राइट। और ये क्या ही रहेगा इसका, लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर Na पॉजिटिव प्लस लैम्डा एम इन्फिनिटी फॉर Cl नेगेटिव।
और जब इसका ग्राफ प्लॉट किया हमारे पास वैल्यू आ गई समथिंग z। सो अब हमें क्या करना चाहिए, अब हम क्या करेंगे, ये हमारे पास पहली इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन और ये तीसरी इक्वेशन। अब हम पहली और दूसरी इक्वेशन को कर देंगे ऐड, पहली और दूसरी इक्वेशन को क्या करेंगे, ऐड करेंगे, और ये जो हमारी थर्ड इक्वेशन है उसे सब्ट्रैक्ट कर देंगे। इक्वेशन 1 प्लस इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, तो क्या रहेगा, लैम्डा m infinity for CH3COO negative plus lambda m infinity of Na positive plus lambda m infinity of H positive plus lambda m infinity of Cl negative minus lambda m infinity of Na positive plus minus lambda m infinity of Cl negative। इक्वेशन 1 में आया x प्लस इक्वेशन 2 दैट इज y माइनस इक्वेशन 3 दैट इज z। अब देखिए यहाँ पे लैम्डा m infinity ऑफ Na पॉजिटिव कैंसिल विद दिस, क्योंकि एक प्लस का है एक माइनस का है। यहाँ पे लैम्डा m infinity फॉर Cl नेगेटिव, ये भी कैंसिल हो गए, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव। बचा क्या हमारे पास, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COO नेगेटिव बचा, और साथ में क्या बचा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ H पॉजिटिव, किसके इक्वल आ गया ये, x प्लस वाई माइनस z के। अब जब हम दो ऑयंस दैट इज एसिटेट आयन एंड हाइड्रोजन आयन, इनके लैम्डा m नॉट की वैल्यू को हम ऐड करेंगे, हमारे पास क्या बन जाएगा, लैम्डा m इन्फिनिटी ऑफ CH3COO H विच इज इक्वल टू x प्लस वाई माइनस z। तो इस तरह से स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स कि लैम्डा m नॉट वैल्यूज को यूज करते हुए एंड कोलरॉशेस लॉ अप्लाई करते हुए हम वीक इलेक्ट्रोलाइट कि यहाँ पे लैम्डा m इन्फिनिटी या लैम्डा m नॉट वैल्यू को फाइंड कर सकते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन है यहाँ कोलरॉशेस लॉ की, दैट इट इज यूज्ड फॉर जस्ट कैलकुलेटिंग द लैम्डा m नॉट वैल्यू इवन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट। जैसे हम ग्राफ ड्रॉ करके तो कभी फाइंड कर ही नहीं सकते, लाइंस ही पैरेलल जा रही हैं, ग्राफ जो है वाई एक्सिस के पैरेलल ही जा रहा है, ना वो उसे मीट करे ना हमें लैम्डा m नॉट की वैल्यू मिले। तो इस तरह से हम उसे फाइंड जरूर कर सकते हैं। एक बार ठीक है ध्यान से देखिए, इसे समझिए और नोट कीजिए। डन। तो देखिए अभी आपको इतना समझ में आ गया। अभी देखिए इस तरह के आपको न्यूमेरिकल्स गिवन हो सकते हैं, जैसे देखिए यहाँ पे हमने आर्बिट्रेरी वैल्यूज़ यूज़ करी हैं x, y एंड z। इसी तरह से आपको और वैल्यूज़ गिवन हो सकती हैं। यहाँ पे एक्चुअल में आपको जो लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यूज़ है वो एक्चुअल में आपको गिवन हो सकती हैं। तो इसी तरह से वैल्यूज़ को फिल करके हम फाइंड कर सकते हैं किसी भी वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए उसकी लैम्डा m नॉट या लैम्डा m इन्फिनिटी की वैल्यू, राइट। अब इसकी सेकेंड एप्लीकेशन देखिए क्या है। सेकेंड इज कि कोई भी वीक इलेक्ट्रोलाइट है, ये उसकी डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फाइंड करने में हेल्प करता है। इट हेल्प्स टू फाइंड द डिग्री ऑफ डिसोसिएशन ऑफ वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। It helps to calculate the degree of dissociation for weak इलेक्ट्रोलाइट्स के। वीक इलेक्ट्रोलाइट्स देखिए हमें पता है वीक इलेक्ट्रोलाइट्स बहुत कम
एक्सटेंट पे यहाँ पे डिसोशिएट होते हैं, अगर वो डिसोशिएट ही बहुत कम एक्सटेंट पे हो रहे हैं तो डेफिनेटली उनकी जो अल्फा वैल्यू है राइट वो फाइंड करना भी टफ रहता है। लेकिन यहाँ पे ये हमें हेल्प करता है फाइंड करने के लिए। तो क्या रहता है, जो डिग्री ऑफ डिसोसिएशन है अल्फा किसके इक्वल रहेगा, लैम्डा एम वैल्यू कि कितनी मोलर इसकी कंडक्टेंस है, मोलर कंडक्टेंस एट एनी कॉन्सेंट्रेशन सी, किसी भी कॉन्सेंट्रेशन सी पे मोलर कंडक्टेंस कितनी है, डिवाइडेड विथ मोलर कंडक्टेंस एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन। ये यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई करेंगे। देखिए लैम्डा एम की वैल्यू जो है किसी कंसंट्रेशन पे ये हम फाइंड कर सकते हैं। इन्फिनिटी की वैल्यू अब आपको समझ में आ ही गया कि हम इक्वेशंस बनाकर इक्वेशंस की हेल्प से लैम्डा एम इन्फिनिटी भी फाइंड कर सकते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट के लिए। इन दोनों की रेशो लेंगे तो हमारे पास क्या फाइंड हो जाएगी, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन फॉर वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। तो ये फॉर्मूला भी बहुत इंपॉर्टेंट है।